Hello students, welcome to my channel. Keep it up 24 into 7. I hope that you all are very well. Now today we will see the unit 2 of chapter 1 introduction to Java. So first of all we discuss this right, true or false. So first of all I want to say that all of you subscribe this channel. That's why you can get the notification. Now, your first question is Java application is a Java program which is developed by users. Okay, so Java application, yes, Java applications जो होते हैं वो हमारे यूजर्स के द्वारा डेवलप होते हैं, इसलिए हमारा ये क्या हो जाएगा, ट्रू. सेकेंड इज जेम्स गॉसलिंग डेवलप्ड जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो जावा को किसने डेवलप किया था, जेम्स गॉसलिंग ने, तो ये ट्रू है. नेक्स्ट इज मशीन कोड्स आर एक्सप्रेस्ड यूजिंग अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स. तो मशीन कोड्स आर नॉट expressed using the alphanumeric. They are expressed in the form of binary digits 1 and 0. That's why it will be false. Now move to the next question, number 4 of true false. Bytecode is the program in binary form. So bytecode is not, no, मशीन कोड होता है बाइनरी फॉर्म में, बाइट कोड हमारा बाइनरी फॉर्म में नहीं होता, इसलिए क्या हो जाएगा, फॉल्स. JVM इज जावा विजुअल मैनेजमेंट. दिस इज फॉल्स बिकॉज JVM मीन्स जावा वर्चुअल मशीन. ओके, सो दिस इज ओवर नाउ. क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन इज हु डेवलप्ड जावा, व्हाट वाज इट इनिशियली कॉल्ड. So James Gosling developed Java programming language and initially it called Oak. Okay, so I want to tell you कि जब जावा को डेवलप किया गया था जेम्स गॉसलिंग के द्वारा, तो सबसे पहले इसका नाम जावा नहीं था. उस समय इन्होंने इसका नाम ओक रखा था. ओके, ओक एक ट्री होता है जो कि इनके ऑफिस के सामने था. तो जब ये सोच रहे थे कि हम इस लैंग्वेज का क्या नाम रखें, तो इनके जब उन्होंने ओक ट्री को देख करके इस लैंग्वेज का नाम ओक रख दिया था. Second question is give a brief historical development of Java. So now see, in 1991 at Sun Microsystems, green team led by the James Gosling started working on a new technology for consumer electronic devices. 1991 में सन माइक्रो सिस्टम्स, ये हमारी एक कंपनी है, सन माइक्रो सिस्टम्स अमेरिका में एक कंपनी है. ओके, तो वहाँ पर एक ग्रीन टीम बनाई गई थी जिसके लीडर थे जेम्स गॉसलिंग, और उसका काम था इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कंज्यूमर्स के लिए टेक्नोलॉजी डेवलप करना. Over the next 18 months in 1992, the team created a new programming language which they called Oak. Okay, उसके बाद 18 months में 1992 में जाकर के हमारी एक नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनी जिसको उन लोगों ने ओक बोला. By 1994, the team refocused their efforts towards internet programming with OOCs. 1994 में इस टीम ने वो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनी हुई थी ओक, उसमें इंटरनेट प्रोग्रामिंग भी ऐड करनी शुरू कर दी. इट डिड नॉट फाइंड मच ट्रैक्शन इन कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक स्पेस. लेकिन इसको जो ना इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूमर में बहुत ज़्यादा इसको रुचि नहीं ली गई, मतलब उन लोगों ने ज़्यादा लाइक नहीं किया. Oak was renamed to Java and on 23rd of May 1995 Sun Microsystems made its first public release. उसके बाद ओक का नाम बदल करके जावा रख दिया गया 23rd मई ऑफ 1995 को, और तब सन माइक्रो सिस्टम कंपनी ने इसका फर्स्ट जो है पब्लिक रिलीज किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंशन एटलीस्ट 4 फीचर्स ऑफ जावा. तो ये जो हमारी जावा लैंग्वेज है इसके हमको 4 फीचर्स बताने हैं. कौन कौन से हमारे 4 फीचर्स हैं, तो 4 फीचर्स ऑफ जावा आर, फर्स्ट इज इट इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ओके, वी नो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. सो इन विच जावा कम्स इन द कैटेगरी ऑफ ओक. Second is it is platform independent. Okay, it provides us write once run anywhere, that is called in short बोरा फीचर. तो बोरा फीचर क्या होता है कि ये हमारी एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट एंड प्लेटफॉर्म
independent, two things are there. तो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट क्या होता है कि जब हम किसी भी सॉफ्टवेयर को किसी पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम में या किसी पर्टिकुलर मॉडल के कंप्यूटर पर बनाते हैं तो क्या होता है कि वो फिर उसी पर रन होगा, वो और किसी पर हमारे प्रोग्राम्स नहीं चलते हैं। अभी सपोज है जैसे हमारे एंड्रॉयड ऐप है, तो एंड्रॉयड ऐप केवल हमारे एंड्रॉयड वाले मोबाइल्स पर चलेगा, बाकी वो हमारे विंडोज़ वाले मैक वाले पर नहीं चलेगा। विंडोज़ के लिए जो बनाए जाते हैं वो हमारे विंडोज़ पर ही चलेंगे, वो हमारे एंड्रॉयड पर नहीं चलेंगे। ओके, तो ये डिपेंडेंट है, मतलब वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो गए। अभी देखिए जावा लैंग्वेज क्या थी, उस समय हमारी जितनी भी लैंग्वेजेस होती थी वो सब हमारे प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट थी। मीन्स उनको जिस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करके और उनको जिस टाइप की मशीन कोड में बनाया जाता था वो उसी टाइप के कंप्यूटर्स पे वर्क करती थी, अदर्स टाइप के कंप्यूटर्स पे वर्क नहीं करती थी। लेकिन जब जावा बना तो जावा हमारी इंडिपेंडेंट थी। इसमें क्या था कि किसी भी टाइप के हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम और किसी भी टाइप की मशीन कोड वाली कंप्यूटर पे हमारे प्रोग्राम्स बनाए जाएं और वो इन फ्यूचर कहीं भी किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम और किसी भी मशीन कोड का हमारा कंप्यूटर सिस्टम हो उस पर वो हमारे रन करेंगे। तो इसलिए इसको बोला जाता है इट प्रोवाइड्स अस राइट वंस, यानी कि एक बार लिखो एंड रन एनीवेयर, उसके बाद कहीं भी उसको हम प्रोग्राम को रन करा सकते हैं। नेक्स्ट इज इट यूजेस अ कंपाइलर एज वेल एज एन इंटरप्रेटर। तो ये कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर ये दो हमारे ट्रांसलेटर्स होते हैं जो कि हमारे प्रोग्रामिंग कोड को मशीन कोड में चेंज करते हैं। मशीन कोड ही हमारा कंप्यूटर समझता है। तो कुछ कंप्यूटर्स में हमारे कंपाइलर होते हैं, कुछ लैंग्वेजेस में हमारा इंटरप्रेटर होता है, लेकिन जावा हमारी एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर दोनों का रोल होता है। दोनों मिलकर के इसमें वर्क करते हैं, तब जाकर के हमारा लिखा हुआ प्रोग्राम कोड मशीन कोड में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट इज इट इज केस सेंसिटिव। सो केस सेंसिटिव मीन्स हमारा क्या है कि जावा हमारी एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो केस सेंसिटिव लैंग्वेज में कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर्स को हमारा डिफरेंस रहता है, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस रहता है। ठीक है, ये तो हमारी कोई भी चीज़ स्मॉल में बनाई गई है वर्ड और एकदम उसको कैपिटल में लिखेंगे तो जावा उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये तो हमारा कुछ कैपिटल में है और आपने उसको स्मॉल में लिख दिया तो जावा उसको भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। कुछ लैंग्वेजेज होती हैं जो हमारी केस सेंसिटिव नहीं होती हैं, उसमें हम स्पेलिंग को कैसा भी लिख दें, स्मॉल में लिख दें, कैपिटल्स में लिख दें, तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जावा में जितने भी हमारे वर्ड्स हैं, इसके जो कोडिंग के लिए जितने भी हमारे चीज़ें बनाई गई हैं, उन सबको हमें ठीक उसी टाइप से लिखना पड़ेगा जैसा वो एक बार डिफाइन कर दिया गया। जो लेटर स्मॉल है उनको स्मॉल लिखना पड़ेगा, जो कैपिटल्स हैं उनको कैपिटल लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन द फॉलोइंग अ कंपाइलर। तो ये देखिए कंपाइलर क्या होता है। ओके, कंपाइलर इज अ प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट्स अ सोर्स प्रोग्राम रिटन इन सम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनटू अ टारगेट प्रोग्राम इन अनदर लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द प्रोग्राम। अभी देखिए हमने क्या किया, हमारा कोई भी एक सोर्स प्रोग्राम है जिसको कि हमने हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बनाया हुआ है। तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम जितने भी प्रोग्राम्स बनाते हैं वो हमारे इंग्लिश वर्ड्स में लिखे होते हैं और ये इन इंग्लिश वर्ड्स को हमारा कंप्यूटर प्रोसेसर नहीं समझता है। तो इसलिए उसमें अंदर एक और सॉफ्टवेयर पड़ा होता है जिसको कि हम बोलते हैं कंपाइलर। तो कंपाइलर वो जो हमारे जितना भी हमने प्रोग्राम बनाया है जिसको कि हम सोर्स प्रोग्राम बोलते हैं उसको लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है बाइनरी लैंग्वेज, जिसको कि हम मशीन कोड भी बोलते हैं, और मशीन कोड ही हमारा कंप्यूटर समझता है, क्योंकि हम लोगों ने शुरुआत से पढ़ रखा है कि कंप्यूटर हमारी एक ऐसी मशीन है विच अंडरस्टैंड्स ओनली द बाइनरी। तो ये सिर्फ बाइनरी को समझता है। तो ये कंपाइलर हमारा क्या करता है कि हमने जो भी सोर्स प्रोग्राम्स को बनाया है उन सोर्स प्रोग्राम्स को कन्वर्ट करेगा मशीन कोड में, और बिना उसकी मीनिंग चेंज किए प्रोग्राम की, मतलब मशीन कोड में हमारा जो लिखा हुआ है वो सेम वही वर्क करेगा जो हम हाई लेवल लैंग्वेज में उसको डिफाइन किए हैं। तो मीनिंग नहीं चेंज होगी, केवल फॉर्म चेंज होगा। जैसे हमारा कहीं पर भी सेंटेंस लिखा हुआ है हिंदी में और आप उसको ट्रांसलेट कर दें इंग्लिश में तो कहने की तो बात वही होगी, बस केवल लैंग्वेज चेंज हो गई है। ओके, सपोज जैसे मैं पानी पीता हूँ और आपने बोल दिया आई ड्रिंक वाटर, तो ये दोनों लैंग्वेज चेंज है बट मीनिंग दोनों का सेम है। द कंपाइलर प्रोसेस द कंप्लीट सोर्स प्रोग्राम एट वंस एंड इफ देर आर कंपाइलेशन एरर्स दे ऑल आर रिपोर्टेड टुगेदर एट वंस। अब देखिए कंपाइलर क्या करता है, हमारा कंपाइलर जितना भी हमने मशीन प्रोग्राम लिखा हुआ है
सोर्स प्रोग्राम को पूरा रीड करेगा। रीड करने के बाद उसमें जितने भी एरर्स होंगी उनको फाइंड आउट करेगा, और फाइंड आउट करके उनको सबको एक साथ हमको बता देगा कि पूरे प्रोग्राम में हमारी कितनी एरर्स हैं। ओके, तो ये हमारा लिस्ट कर देता है, मीन्स फुल प्रोग्राम को रीड करता है, उसमें एरर्स हैं तो एरर्स को हमारा शो करेगा, इतनी एरर्स हैं। हमको पहले एरर्स को रिमूव करना पड़ेगा। एरर्स को जब हम रिमूव कर देंगे उसके बाद हमारा कंप्यूटर में प्रोग्राम रन होगा। तो जब हमारा, इसको हम बोलते हैं कि कंपाइलर हमारा पूरा प्रोग्राम एक ही बार में रीड करता है। रीड करने पर यदि वो हमारा एरर फ्री है तभी वो हमारा मशीन कोड में कन्वर्ट होगा। इंटरप्रेटर क्या है? एन इंटरप्रेटर इज अ प्रोग्राम दैट रीड्स अ सोर्स प्रोग्राम लाइन बाय लाइन। देखिए, कंपाइलर हमारा पूरा प्रोग्राम रीड करता था, इंटरप्रेटर हमारे उस प्रोग्राम को क्या करता है, लाइन बाय लाइन रीड करता है, एक एक लाइन को रीड करता है। एंड रीड करने के बाद यदि वो लाइन हमारी एरर फ्री है तो उसको वो मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है। एज इट रीड्स द प्रोग्राम लाइन बाय लाइन सो द एरर्स आर रिपोर्टेड वन बाय वन। तो इसमें एरर्स हमारी एक एक करके ही शो होती हैं। फर्स्ट लाइन को रीड किया, यदि उसमें एरर नहीं है तो वो हमारी कन्वर्ट हो जाएगी मशीन कोड में। सेकंड लाइन को रीड किया, सेकंड लाइन में भी एरर नहीं है, मशीन कोड में कन्वर्ट। थर्ड लाइन को रीड किया लेकिन थर्ड लाइन में एरर आ गई तो वहीं पे हमारी एरर शो करेगा, मतलब अब वहाँ पे हमारा कन्वर्सन नहीं होगा। तो जब हम उस एरर को रिमूव कर देंगे तब उस लाइन को भी कंप्यूटर हमारा नेक्स्ट कन्वर्ट कर देगा, फिर नेक्स्ट लाइन पर चला जाएगा। तो इस टाइप से लाइन बाय लाइन हमारा एरर शो करता है, एंड लाइन बाय लाइन ही हमारे प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट इज बाइट कोड। अब ये देखिए बाइट कोड क्या होता है। देखिए, दो कोड तो आपको समझ में आ गए होंगे, एक सोर्स कोड एंड सेकंड इज द मशीन कोड। सोर्स कोड मतलब जैसे हमने प्रोग्राम लिखा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के वर्ड्स का यूज करके, वो हमारा हो गया सोर्स कोड। कंपाइलर और इंटरप्रेटर ने जो कन्वर्ट किया, जो मशीन कोड उसका बना, वो हमारा हो गया मशीन कोड। ओके, और नाउ बाइट कोड अब क्या चीज़ है? तो बाइट कोड क्या है? ये बाइट कोड सिर्फ और सिर्फ हमारा जावा में ही होता है और अदर किसी लैंग्वेजेस में नहीं है। ये हमारा एक इंटरमीडिएट बाइनरी कोड है, इसको हम इंटरमीडिएट बाइनरी कोड बोलते हैं, जो कि हमारे कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों के बीच में वर्क करता है। ओके, सो जावा कंपाइलर कन्वर्ट्स जावा सोर्स कोड इनटू एन इंटरमीडिएट बाइनरी कोड कॉल्ड बाइट कोड। सबसे पहले जो हमने सोर्स प्रोग्राम बनाया है जावा का, उस सोर्स प्रोग्राम को जावा कंपाइलर एक बाइट कोड में कन्वर्ट करता है, मतलब एक इंटरमीडिएट कोड में कन्वर्ट करता है, जिसको कि हम बाइट कोड बोलते हैं। बाइट कोड कांट बी एग्जीक्यूटेड डायरेक्टली ऑन द प्रोसेसर। अब बाइट कोड जो होता है वो हमारा प्रोसेसर पर डायरेक्ट रन नहीं होता है, क्योंकि डायरेक्ट रन होता है हमारा मशीन कोड, तो बाइट कोड हमारा रन नहीं होगा। इट नीड्स टू बी कन्वर्टेड इनटू मशीन कोड फर्स्ट। अब इसको सबसे पहले हमें मशीन कोड में चेंज करना पड़ेगा। तो आगे हमारा वर्क करता है जावा इंटरप्रेटर। तो जो हमारा जावा इंटरप्रेटर है जेवीएम उसको कन्वर्ट करेगा मशीन कोड में। नेक्स्ट है व्हाट इज जावा वर्चुअल मशीन। तो ये जावा वर्चुअल मशीन हमारा क्या होता है? तो जावा वर्चुअल मशीन इज अ सॉफ्टवेयर दैट टेक्स बाइट कोड एज इनपुट। देखिए, अभी हमने ऊपर बताया था ना कि जो हमारा सोर्स कोड है, सोर्स कोड को कंपाइलर किस में कन्वर्ट करता है? बाइट कोड में। अब बाइट कोड को इंटरप्रेटर जेवीएम है वो कन्वर्ट करता है मशीन कोड में। तो जेवीएम क्या करता है? जेवीएम हमारा बाइट कोड को एज ए इनपुट लेता है, और एज ए इनपुट लेने के बाद उसको अब मशीन के अकॉर्डिंग, जो हमारी मशीन की लैंग्वेज होगी, हर एक कंप्यूटर मशीन की अपनी लैंग्वेज होती है, तो उस मशीन लैंग्वेज के अकॉर्डिंग उसको क्या करेगा? मशीन कोड में चेंज कर देगा। Now JVM is platform specific. Each platform has its own JVM. जितने भी हमारे प्लेटफॉर्म होते हैं, ओके, उन सब में हमारा एक JVM होता है और हर किसी का अपना JVM होता है। जैसे हमारे एंड्रॉयड का JVM अलग होगा, मैक का JVM अलग होगा, ओके, विंडोज़ का JVM अलग होगा। तो हर किसी के हम विंडोज़, तो इस टाइप से जितने भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स चलते हैं, हर किसी के अपने अपने JVM होते हैं। तो उस JVM के अकॉर्डिंग उसको हमारा कन्वर्ट कर देता है। इसीलिए जावा के प्रोग्राम्स कहीं पर भी रन हो जाते हैं, इसीलिए हम इसको राइट वंस एंड रन एनीवेयर बोलते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, नेम 3 पैकेजेस ऑफ जावा क्लास लाइब्रेरी। देखिए, जावा लैंग्वेज में हमारी बहुत क्लासेस होती हैं,
और क्लासेस के जो ग्रुप होते हैं उनको हम पैकेज बोलते हैं। हर एक पैकेज के अंदर स्पेशल टाइप की क्लासेस डिफाइन रहती हैं, क्लासेस के अंदर हमारे फंक्शंस होते हैं। सो 3 पैकेजेस ऑफ जावा क्लास लाइब्रेरी आर java.lang, java.io, java.util। तो ये हमारे पैकेजेस के कुछ नेम है, बहुत सारे पैकेजेस हैं, केवल हमें इसमें 3 लिखने हैं, इसलिए आपको 3 लिख दिए। इसके अलावा भी आप एनी 3 यू कैन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर जावा रिजर्व वर्ड्स, नेम एनी 5। तो देखिए जावा रिजर्व वर्ड्स क्या होते हैं। जावा लैंग्वेज के हमारे जितने भी वर्ड्स हैं जो हमारे कोडिंग पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं, जिनकी मीनिंग जावा में पहले से डिफाइन है, तो उनको हम जावा रिजर्व वर्ड्स बोलते हैं। ओके, जावा को पहले से पता है कि उस वर्ड से उसको क्या करना है, तो इसलिए उसके हो गए रिजर्व वर्ड्स। इन जावा अ रिजर्व वर्ड इज अ वर्ड दैट हैज अ प्री डिफाइंड मीनिंग इन द लैंग्वेज। मतलब जावा लैंग्वेज में उसको पहले से डिफाइन है कि उस वर्ड की मीनिंग क्या है। ड्यू टू दिस रिजर्व वर्ड्स कांट बी यूज्ड एज नेम्स फॉर द वेरिएबल्स, मेथड्स, क्लासेस और एनी अदर आइडेंटिफायर। इसलिए जावा कीवर्ड्स को हम लोग वेरिएबल्स, मेथड्स, क्लासेस या और किसी चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज नहीं करते हैं। रिजर्व वर्ड्स आर आल्सो नोन एज कीवर्ड्स। अब रिजर्व वर्ड्स को हम कीवर्ड्स भी बोलते हैं। यदि आपको क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर कीवर्ड्स और क्वेश्चन आता है व्हाट आर जावा रिजर्व वर्ड्स, आप यू विल राइट द सेम आंसर। 5 कॉमनली यूज्ड जावा रिजर्व वर्ड्स आर, अभी जैसे हम लोग लिखते हैं पब्लिक, स्टैटिक, वाइड में, तो उसमें पब्लिक है, स्टैटिक है, वाइड है, मेन है, ये सब हमारे जावा रिजर्व वर्ड्स हैं। ओके, सो यू कैन राइट एनी 5। हियर इज द एग्जांपल, पब्लिक, क्लास, इंट, डबल, कैर। तो ये सभी हमारे क्या हैं, कीवर्ड्स हैं। इसके अलावा भी प्रोग्राम में जितने भी कीवर्ड्स यूज होते हैं उसमें से आप किसी को भी लिख सकते हैं। Now next question number 8 is distinguish between source code and object code। ओके, तो सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड क्या है, देखिए सोर्स कोड इज अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स इन हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो हमारी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं उसमें जो कोड लिखते हैं उन सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को हम सोर्स कोड बोलते हैं। ऑब्जेक्ट कोड इज अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स इन मशीन लैंग्वेज। और जो हमारा ऑब्जेक्ट कोड होता है वो हमारे मशीन लैंग्वेज का सेट ऑफ स्टेटमेंट्स का सेट है। डिफरेंस सुन लीजिए ध्यान से, देखिए दोनों हमारे सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं। सोर्स कोड हमारा क्या है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं उनको सोर्स कोड बोला जाता है, और मशीन कोड में जो हमारे सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं उनको ऑब्जेक्ट कोड बोलते हैं। सोर्स कोड, यहाँ पे सोर्स लिखा हुआ है, हेयर विल सोर्स कोड इज अंडरस्टूड बाय ह्यूमन प्रोग्रामर। तो सोर्स कोड को ह्यूमन या जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो समझ सकते हैं। ऑब्जेक्ट कोड इज अंडरस्टूड बाय द प्रोसेसर, और जो ऑब्जेक्ट कोड होता है उसको सिर्फ और सिर्फ प्रोसेसर समझता है, ह्यूमन बींग्स उसको नहीं समझ सकते हैं। नेक्स्ट इज कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। तो कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर का ऊपर डिफरेंस आपको समझ में आ चुका होगा, बिकॉज वी हैव एक्सप्लेन्ड ऑलरेडी कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। सो ओके, लेट अस discuss again compiler translates the whole source program. Compiler translates the whole source program into target program at once। कंपाइलर पूरे सोर्स प्रोग्राम को एक ही बार में टारगेट प्रोग्राम में कन्वर्ट कर देता है। टारगेट प्रोग्राम क्या होता है, ऑब्जेक्ट कोड। इंटरप्रेटर ट्रांसलेट्स द सोर्स प्रोग्राम इनटू टारगेट प्रोग्राम वन लाइन एट अ टाइम। और इंटरप्रेटर क्या करता है, वो सोर्स प्रोग्राम को टारगेट प्रोग्राम में लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट, ऑल द एरर्स फाउंड ड्यूरिंग कंपाइलेशन आर डिस्प्लेड टुगेदर एट वंस। कंपाइलर क्या करता है, जितने भी हमारी एरर्स होती हैं उन सबको पहले फाइंड आउट करता है और एक साथ उन सबको शो करता है। इंटरप्रेटर एरर्स आर डिस्प्लेड लाइन बाय लाइन एज ईच लाइन इज ट्रांसलेटेड एंड एग्जीक्यूटेड। और जो हमारे इंटरप्रेटर के द्वारा जितनी भी एरर्स होती हैं वो लाइन बाय लाइन शो की जाती हैं जब वो लाइन्स हमारी एग्जीक्यूट होती हैं। ओके, नेक्स्ट डिफरेंस
JDK 1.3 एंड ब्लूजे। JDK मीन्स जावा डेवलपमेंट किट। तो जो हमारी जावा को जो बनाया गया है, तो जावा की जितने भी हमारे वर्जन इंस्टॉल होते हैं उनको हम JDK बोलते हैं। जैसे आजकल आप लोग न्यू न्यू ऐप्स डाउनलोड करते हैं तो नए नए ऐप्स अपडेट होते हैं, अपडेट होकर के उनके नया वर्जन आता है। ओके, उसी टाइप से जावा भी अपडेट होता रहता है। तो जावा लैंग्वेज जो हमारी अपडेट होती रहती है, तो उसमें अभी तो हमारा करंट में 1.6 चल रहा है। ओके, तो JDK 1.3 से हमारा जाव जो है यहाँ पे बात की जा रही है, क्योंकि हम लोग के प्रोग्रामिंग जो शुरू होती है 10th में वो JDK 1.3 से शुरू होती है। तो JDK 1.3 एंड ब्लूजे दोनों में डिफरेंस हमारा क्या है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल JDK 1.3 एंड ब्लूजे। सो JDK और जावा डेवलपमेंट किट is the set of tools required to compile and run Java programs। तो JDK हमारा क्या है? इसमें हमारे वो टूल्स दिए रहते हैं जिनके थ्रू हम अपने प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। यानी कि प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए हमें जिन जिन सेट ऑफ स्टेटमेंट्स की टूल्स की रिक्वायरमेंट होगी वो सब हमारे JDK में बनाए हुए हैं। ब्लूजे क्या है? ब्लूजे इज एन IDE और इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। IDE मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट फॉर डेवलपिंग जावा प्रोग्राम्स। जावा के प्रोग्राम्स को बनाने के लिए यह हमारा एक प्लेटफॉर्म है। ब्लूजे हमारी कोई कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है। ओके, ये सिर्फ और सिर्फ हमारा एक प्लेस है, एक सॉफ्टवेयर है, एक ऐप है जिसके अंदर हम जावा प्रोग्राम्स को बना सकते हैं। अभी जैसे हम लोग जावा एंड IDE ऐप को यूज कर रहे हैं एंड्रॉयड मोबाइल में, तो हमारा वो क्या है? एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम जावा के प्रोग्राम्स को बनाते हैं। उसी टाइप से ब्लूजे भी हमारा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम जावा के प्रोग्राम्स को बना सकते हैं। सी द सेकेंड डिफरेंस, JDK इंक्लूड्स टूल्स लाइक कंपाइलर, इंटरप्रेटर, जावा लाइब्रेरीज एट एक्स्ट्रा। जो JDK होता है इसके अंदर हमारा कंपाइलर होता है, इंटरप्रेटर होता है, और जितने भी हमारी जावा की लाइब्रेरीज हैं, पैकेजेस हैं, क्लासेस हैं, फंक्शंस हैं, वो सब हमारे इसके अंदर डिफाइन किए हुए रहते हैं। ब्लूजे प्रोवाइड्स टूल्स लाइक कोड एडिटर, डिबगर, सिंटैक्स हाईलाइटिंग एट एक्स्ट्रा। ब्लूजे हमारा इसमें क्या होगा? इसमें टूल्स होते हैं कोड एडिटर, मीन्स हमारे कोड को एडिट करने के लिए हम जहाँ पे कोड को लिखते हैं, प्रोग्राम्स को एडिट कर सकते हैं। डिबगर, डिबगर मीन्स होता है एरर्स को हटाने वाला एक सॉफ्टवेयर। तो इसमें हम एरर्स को हमारा शो करता है। बग मीन्स होता है एरर। ओके, एंड जो एरर्स को रिमूव करने में हमारा हेल्प करता है उसको हम बोलते हैं डिबगर। सिंटैक्स हाईलाइटिंग, जो कुछ भी हम लिखते हैं तो उनके जो सिंटैक्स हमारे हाईलाइट हो जाते हैं, तो इस टाइप से कलरफुल हो जाते हैं, उनके कलर अलग अलग टाइप के आते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे ब्लूजे में प्रोवाइड होती हैं। नेक्स्ट इज JDK इज इसेंशियल फॉर डेवलपिंग जावा प्रोग्राम्स। JDK हमारा जावा प्रोग्राम्स बनाने के लिए यूज़ होता है, मतलब ये इसेंशियल है, इसके बिना हमारे जावा प्रोग्राम्स नहीं बन सकते हैं। IDE इज नॉट इसेंशियल फॉर डेवलपिंग जावा प्रोग्राम्स बट इट मेक्स द प्रोसेस ईजियर एंड इफिशिएंट। IDE हमारा जावा प्रोग्राम्स बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है, बस ये हमारे जो प्रोग्राम बनाने की प्रोसेस है उसको ईजियर कर देता है और उसको काफ़ी अच्छा बना देता है। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 9। अ कंपाइलर इज अ स्पेसिफिक टू अ लैंग्वेज, गिव योर कमेंट्स। यानी कि जितने भी हमारी लैंग्वेजेस होती हैं उन सब के कंपाइलर अपने होते हैं, उनका स्पेसिफिक कंपाइलर होता है, तो इसको हमें डिफाइन करना है। A compiler translates a source program written in some high-level programming language into target program in another low-level programming language. So this you know already. As low-level programming languages are platform specific. तो जो हमारी low-level programming languages होती हैं वो प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक होती हैं। मीन्स हर एक कंप्यूटर मशीन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपनी अलग होती है, तो उसके अकॉर्डिंग वो प्लेटफॉर्म चेंज हो गया। तो इसीलिए कंपाइलर जिसका भी होगा वो उसको उसी मशीन कोड के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करेगा। ओके, तो इसलिए हमारे कंपाइलर जो होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ब्लूजे। तो ब्लूजे हमारा क्या चीज़ है? ब्लूजे इज एन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट फॉर जावा। इट वाज क्रिएटेड फॉर टीचिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टू कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट क्या है? मेंशन 5 फीचर्स ऑफ ब्लूजे। तो ब्लूजे के 5 फीचर्स हमारे क्या क्या हैं?
सो फर्स्ट फीचर इज सिंपल बिगिनर फ्रेंडली ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ओके, सिंपल है, बिगिनर्स जो हमारे अभी अभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की शुरुआत करते हैं बनाना, उनके लिए यूज़र फ्रेंडली है। और ग्राफिकल इंटरफेस है, मीन्स इसमें हर चीज़ हमारे ग्राफिक्स के फॉर्म में, आइकॉन्स, मेन्यूज, टूल्स, ओके, उन सब के फॉर्म में लिखी रहती है। इट अलाउज क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स ऑफ द क्लास डायनामिकली। हम इसमें क्लास और उनके ऑब्जेक्ट्स को डायरेक्ट बना सकते हैं। इन्वोकिंग देयर मेथड्स एंड आल्सो सप्लाइंग डेटा टू द मेथड आर्ग्यूमेंट्स इफ प्रेजेंट। हम मेथड्स को कॉल कर सकते हैं और डेटा को एक मेथड से दूसरे मेथड में इजीली सप्लाई कर सकते हैं। इट सपोर्ट्स सिंटेक्स हाईलाइटिंग। इसमें हमारे सिंटेक्स हाईलाइटिंग होती है। सिंटेक्स हाईलाइटिंग मीन्स शोइंग द डिफरेंट टोकन्स ऑफ द प्रोग्राम लाइक कीवर्ड्स, वेरिएबल्स, सेपरेटर, एटेक्स्ट्रा इन डिफरेंट कलर्स सो दैट दे शो अप मोर क्लियरली। तो मीन्स हम यदि इसमें टोकन्स को लिखेंगे तो उनका अलग कलर आएगा, कीवर्ड्स को लिखेंगे अलग कलर आएगा, वेरिएबल्स के कलर अलग रहेंगे, सेपरेटर्स के कलर अलग रहेंगे। तो इस टाइप से जितनी भी चीज़ें हमारी होती हैं उन सब के अलग अलग कलर डिफाइन है। उन कलर्स में वो चीज़ हमारी शो होती हैं, जिससे कि हमारा प्रोग्राम बनाना इजी हो जाता है और वो हमको चीज़ें क्लियर दिखाई पड़ती हैं। Next is it facilitates easier debugging as lines causing compilation errors are marked clearly and the error is displayed at the bottom of the window। हमारे प्रोग्राम में कहीं पर भी एरर है तो वो एरर हमारी मार्क हो जाती है और विंडो के नीचे हमारा बॉटम में शो करता है कि उसमें किस टाइप की एरर है। It provides a code editor, compiler and debugger integrated into a single tool। तो ये हमारा ब्लूजे, जहाँ पे हमारा एक सिंगल टूल है जिसमें कि हमको कोड एडिटर, कंपाइलर एंड डिबगर तीनों चीज़ें एक ही प्लेटफॉर्म में मिल जाती हैं। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 13। नेम अ पैकेज दैट इज इन्वोक्ड बाय डिफॉल्ट। तो जावा में हमारा हमने बताया था कि जावा लैंग्वेजेस में पैकेजेस ही पैकेजेस होते हैं। तो जावा ये पैकेजेस ही हमारे, इनके अंदर क्लासेस होती हैं, क्लासेस के अंदर फंक्शंस होते हैं और वही फंक्शंस हमारे प्रोग्राम्स को रन करने में हेल्प करते हैं। तो जब भी हम कोई जावा का प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें ऐसा कौन सा पैकेज है जो अपने आप हमारे जावा प्रोग्राम के साथ अटैच हो जाता है, तो उसका नाम है जावा डॉट लैंग। तो जावा प्रोग्राम को बनाते समय जावा डॉट लैंग पैकेज जो है ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप इंपोर्ट हो जाता है। बाकी यदि हमें अदर किसी पैकेज की अपने प्रोग्राम में नीड होती है तो उसको इंपोर्ट कीवर्ड का यूज करके हम अपने प्रोग्राम में यूज करते हैं। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 14। व्हाट आर द पॉइंट्स टू बी टेकन केयर वाइल नेमिंग अ क्लास इन जावा प्रोग्राम। जावा प्रोग्राम की क्लास बनाते समय हमको उसका नेम लेते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। अ क्लास नेम शुड बी वैलिड जावा आइडेंटिफायर। ओके, दैट इज इट शुड फॉलो द बिलो 3 रूल्स। नेम ऑफ द क्लास शुड बी अ सीक्वेंस ऑफ अल्फ़ाबेट्स। ये हमारा अल्फ़ाबेट्स लिखे होने चाहिए, डिजिट्स होने चाहिए, अंडरस्कोर होना चाहिए एंड डॉलर साइन करेक्टर्स ओनली। इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। नेक्स्ट, इट शुड नॉट स्टार्ट विद अ डिजिट। हमारे इसमें डिजिट्स हो तो सकते हैं नेम में, बट स्टार्टिंग में नहीं हो सकते। मिडिल में यूज कर सकते हैं, लास्ट में यूज कर सकते हैं, स्टार्टिंग में नहीं यूज करना है। इट शुड नॉट बी कीवर्ड और अ बूलियन और नल लिटरल। ओके, तो जितने भी हमारे कीवर्ड्स हैं, रिजर्व वर्ड्स हैं और बूलियन जैसे हमारा है, नल लिटरल है, तो ये सब चीज़ें हम क्लास नेम में यूज नहीं कर सकते। मीन्स जितने भी हमारे रिजर्व वर्ड्स हैं, टोकन्स हैं, उनको हम एज अ क्लास नेम यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 15। जावा इज अ केस सेंसिटिव, एक्सप्लेन। तो जावा इज अ केस सेंसिटिव मीन्स इट डिस्टिंग्विशेस बिटवीन अपर केस एंड लोअर केस करेक्टर्स। कंसिडर द बिलो कोड स्निप। INT स्टूडेंट मार्क्स, इसमें देखिए मार्क्स का M कैपिटल है। नाउ स्टूडेंट मार्क्स इज इक्वल टू 85। तो स्टूडेंट मार्क्स इज इक्वल टू, हम इसमें 85 स्टोर करना चाहते हैं। ऊपर जो हमारा स्टूडेंट मार्क्स था उसमें S स्मॉल था, यहाँ पे हमारा S कैपिटल है। This will give a compilation error as Java will treat students marks and student mark as two different variables। दोनों हमारे डिफरेंट माने जाएंगे, सेम नहीं माने जाएंगे, क्योंकि वो हमारा स्टूडेंट मार्क दूसरे स्टाइल में लिखा हुआ है और ये हमारा इसका केस चेंज हो गया। उसमें एस स्मॉल है, इसमें एस कैपिटल है। तो बिल्कुल एक एक लेटर मैच्ड होना चाहिए कैपिटल एंड स्मॉल में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है। द मेन फंक्शन in a Java program is declared public static void main string args। What is the significance of the words public static and void? तो इन सब के हमको मीनिंग डिफाइन करना है।
फर्स्ट ऑफ ऑल पब्लिक क्या है हमारा, ये हमारा एक एक्सेस स्पेसिफायर है। ये हमारे क्लास के मेंबर्स की विजिबिलिटी को कंट्रोल करता है। ओके, पब्लिक मीन्स वी कैन एक्सेस पब्लिक क्लास मेंबर्स आउटसाइड द क्लास वेयर वी डिक्लेयर देम। पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड, तीन टाइप के हमारे स्पेसिफायर्स होते हैं। तो प्राइवेट होंगे वो हम जिस क्लास में डिफाइन कर देंगे केवल वहीं पर यूज होंगे, क्लास के आउटसाइड यूज नहीं होंगे। पब्लिक हमारा यदि है तो हम उसको मेंबर्स को क्लास के अंदर भी यूज कर सकते हैं एंड क्लास के बाहर भी यूज कर सकते हैं। We need to make the main method public because it will be called by code outside of its class when the program is started। हम मेन को पब्लिक क्यों बनाते हैं, क्योंकि मेन में जो हमारा कोड लिखा हुआ है उसको हम क्लास के बाहर से भी कॉल करते हैं। क्लास के बाहर दूसरा एक क्लास बना लेते हैं, उस क्लास में जाकर के भी हम इस क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट करके वहाँ से हम इन प्रोग्राम को चला सकते हैं। तो इसलिए इसको हम पब्लिक रखेंगे। यदि हम प्राइवेट कर देंगे तो हम उसको दूसरे क्लास से रन नहीं करा सकते हैं। नेक्स्ट इज द स्टैटिक। व्हेन वी डिक्लेयर अ मेथड इनसाइड अ क्लास एज स्टैटिक वी कैन कॉल इट विदाउट क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास। जब हम किसी भी फंक्शन को स्टैटिक बना देते हैं, ठीक है, तो स्टैटिक बना देने से उसको हम बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए कॉल कर सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या होती है कि जावा प्रोग्राम में हमारे बहुत सारे फंक्शंस बने रहेंगे, तो कंपाइलर हमारा कहाँ से स्टार्ट करेगा एग्जीक्यूशन। तो जब बहुत सारे फंक्शंस बने होंगे तो जावा कंपाइलर हमेशा एग्जीक्यूशन वहीं से स्टार्ट करेगा जिसमें हम स्टैटिक कीवर्ड का यूज करेंगे। तो स्टैटिक लगाने से हमारा मेन में हम स्टैटिक लगाते हैं ताकि हमारा कंप्यूटर एग्जीक्यूशन मेन फंक्शन से स्टार्ट करता है। नेक्स्ट इज द void। द void कीवर्ड टेल्स द कंपाइलर दैट द मेन मेथड विल नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। ओके, तो मेन जितने भी मेथड्स होते हैं वो हमारी एक वैल्यूज को रिटर्न करते हैं। ये मेथड चैप्टर में आप अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन अभी तक सिर्फ इतना जान लीजिए कि ये हमारा void कीवर्ड वहाँ पर यूज किया जाता है जहाँ पर हमारा कोई मेथड किसी भी टाइप की वैल्यू को रिटर्न नहीं करता है। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 17। व्हाट डज द टर्म कंपाइलेशन मीन। कंपाइलेशन का मीनिंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ सोर्स प्रोग्राम रिटन इन सम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनटू अ टारगेट प्रोग्राम इन अनदर लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द प्रोग्राम इज कॉल्ड कंपाइलेशन। तो ऊपर भी ये कई चीज़ें बार बार डिस्कस की जा चुकी हैं, फिर से वही चीज़ है, तो आप आसानी से इसको समझ जाएंगे। Next is the question number 18. Java programming uses compiler as well as interpreter. Explain. ओके, जावा कंपाइलर क्या है? जावा कंपाइलर कंपाइल्स जावा सोर्स कोड टू बाइट कोड। सबसे पहले हमने एक सोर्स कोड बनाया जो मतलब हमने प्रोग्राम बनाया, उसको क्या करेगा कंपाइलर बाइट कोड में कन्वर्ट कर देता है। बाइट कोड कैन नॉट रन ऑन द प्रोसेसर डायरेक्टली एज प्रोसेसर ओनली अंडरस्टैंड मशीन कोड। ओके, अब ये बाइट कोड हमारा मशीन कोड में नहीं होता है, तो ये प्रोसेसर इसको रन नहीं कर सकता है। अब क्या होगा, जावा वर्चुअल मशीन जो हमारा जेवीएम है टेक्स दिस बाइट कोड एज इनपुट, वो हमारा इस बाइट कोड को एक्सेप्ट करता है और उसको मशीन कोड में एक एक लाइन करके कन्वर्ट कर देता है। सो जेवीएम एक्ट्स एज एन इंटरप्रेटर फॉर कन्वर्टिंग बाइट कोड टू मशीन कोड। इसलिए हमारा जो जेवीएम है वो हमारा बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करने का काम करता है। In this way, a Java program uses both a compiler as well as an interpreter to get executed on the processor. Okay, तो मीन्स जावा प्रोग्राम्स का प्रोसेस होने के लिए दोनों का यूज होता है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर का। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 19। डिजाइन अ प्रोग्राम इन जावा टू डिस्प्ले द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑन द आउटपुट स्क्रीन। तो आपको एक जावा का प्रोग्राम बनाना है जिसमें आप अपना नेम, क्लास, रोल नंबर, सब्जेक्ट और स्कूल नेम इनको आपको डिस्प्ले करा दें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्लास नेम बनाया तो क्लास नेम ले लिया हमने स्टूडेंट इन्फो, फिर ओपन ब्रेसेस, नेक्स्ट टाइम लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग ARGS स्क्वायर ब्रैकेट देन ओपन ब्रेसेस। अब आपको देखिए क्या करना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ये हमारा जावा कमांड है किसी भी मैसेज को डिस्प्ले करने के लिए। तो इसके अंदर हम डबल कोट्स में जो कुछ भी लिखेंगे उसको कंप्यूटर हमारा एज इट इज़ डिस्प्ले कर देता है। तो जितनी भी चीज़ें आपको इसमें डिस्प्ले करानी है सबको आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन
एंड उसके अंदर ब्रैकेट में डबल कोट्स में लिखेंगे। डबल कोट्स यदि नहीं लगा होगा तो आपके प्रोग्राम में एरर आएगी। और इन हर एक लाइन के लास्ट में सेमी कॉलन मस्ट है, सेमी कॉलन लगा होना चाहिए। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन जब आप प्रोग्राम टाइप करेंगे तो सिस्टम का एस कैपिटल होना चाहिए और इसके बीच में कहीं पर भी स्पेस नहीं होना चाहिए। जैसे डॉट एंड आउट, इन दोनों के बीच में स्पेस नहीं होगा। डॉट प्रिंटलन, यहाँ पर भी बीच में गैप नहीं होगा। प्रिंट एलन के बाद जो हमारा ओपन ब्रैकेट है तो एन एंड ओपन ब्रैकेट, इनके बीच में भी स्पेस नहीं होगा। तो मीन्स आपको गैप कहीं पर भी नहीं देना है। ओके, तो आप इस प्रोग्राम को बना सकते हैं और इसको रन करा सकते हैं। इसी टाइप से आपको एक नेक्स्ट और प्रोग्राम बनाना है। इसमें भी सिंपल सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन फंक्शन का यूज करना है और इस मेथड को यूज करके आपको जो है पूरा कंप्लीट प्रोग्राम बना सकते हैं। तो इस टाइप से आप जो भी प्रोग्राम बनाना चाहें वो प्रोग्राम बना सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ ये हमारा यूनिट जो है कंप्लीट हो जाता है। और ये आई होप कि आप लोगों के लिए समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों के लिए अच्छे से समझ में आ गया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि यस सर, ये हम आई हैव अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। और यदि आपको लिखना जरूर है कि आप इसमें ज़रूर हमको लिख करके बताइए कि आपको समझ में आ गया है या नहीं समझ में आया, क्योंकि हमें नहीं पता चलेगा कि आप लोग समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। सो इसको कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। ठीक है, और यदि कोई भी प्रॉब्लम है, आपकी कोई भी क्वेरी है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम आपके लिए उसका आंसर रिप्लाई करेंगे। थैंक यू वेरी मच।